नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड निठारी केस का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि पुलिस और सीबीआई ने कैसे जांच की और कोर्ट के सामने क्यों सीबीआई एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई, और जब सीबीआई द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया तो कोर्ट ने क्या किया। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अब तक हमने बताया है कि कैसे 2005 से 2006 के बीच निठारी के D5 कोठी के पास से 19 से ज़्यादा बच्चे गायब हो गए और लगातार पेरेंट्स के कंप्लेन के बाद भी पुलिस ने एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर पायल सेम जगह से गायब होती है, जिसके पिता कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद पुलिस रिपोर्ट लिखती है और जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि कोठी का मालिक और उसका नौकर इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। अब इन 2 सालों में जितने भी अधिकारियों ने लापरवाही दिखाई थी उन्हें सस्पेंड किया जाता है और एक नई टीम बनाई जाती है। इसी के साथ सेंटर की सरकार ने एक वुमेन कमीशन की कमेटी बना दी। साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने, जो उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने भी 2 लोगों की एक कमेटी बना दी और इन लोगों का काम था कि जिन पुलिस वालों ने मक्कारी दिखाई है उनके खिलाफ जांच करना और सबूत इकट्ठा करना। अब उस समय माहौल गर्म हो गया था, वहाँ जो लोग थे उग्र होते जा रहे थे, इसलिए पंढेर और कोली को एक गुप्त जगह पे ले जाया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद लोग पुलिस पर पथराव भी करते हैं। अब पूछताछ शुरू होती है। पंढेर ने सब बता ही दिया था कि पायल के साथ वो क्या करता था, लेकिन जब उससे और बच्चों के बारे में पूछा गया तो उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि ये बात सच है कि वो सेक्स एडिक्ट है, बट उसने इन बच्चों के साथ कुछ नहीं किया। अब कोली से पूछताछ होती है। शुरू के कुछ दिन वो बिल्कुल चुप रहता है, कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन पुलिस अब उसके साथ माइंड गेम खेलती है। पुलिस उससे बोलती है कि पंढेर ने बताया है कि तुम लोगों ने उन बच्चियों को मार दिया है। इस पे सुरेंद्र कोली टूटने लगता है और सच बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि जब पंढेर पायल या और कॉल गर्ल्स के साथ अंदर रूम में होता था तो वो चुपचाप खिड़की से देखा करता था। ये देख के उसका भी ये सब करने का मन करता था। और एक दिन जब पंढेर घर पे नहीं होता है तो वो पंढेर के नंबर से पायल को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम D5 आ जाओ, तुम्हें एक नए पार्टी से मिलवाना है। पायल आती है और कोली चाय बनाने लगता है। इसी दौरान कोली पायल से बोलता है, जो लोग आने वाले हैं उनके आने में अभी देर है, तब तक तुम मुझे इंटरटेन करो। इस पे पायल उससे पूछती है कि तुम बदले में क्या दोगे, तो सुरेंद्र 500 रुपये देने की बात कहता है, जिस पे पायल कुछ ऐसा बोल देती है जिसे सुन के सुरेंद्र गुस्से से भर जाता है। इसके बाद जब पायल चाय पी रही होती है तो वो पीछे से आता है और उसके ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद उसका बयान है कि जब पायल मर जाती है तब वो उसके कपड़े उतारता है और उसके डेड बॉडी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। हालांकि वो इसमें नाकाम हो जाता है। अब इसके बाद वो बॉडी को लेकर ऊपर वाले बाथरूम में जाता है। उसके बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काट कर पॉलीथीन बैग में भरता है और उसी नाले में ले जाके फेंक देता है। अब नोएडा पुलिस ने उससे पूछा कि चलो, तुमने ये तो बता दिया कि पायल के साथ क्या किया, लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ जो पिछले सालों में D5 के पास से गायब हुए थे। इसके बाद वो एक बच्ची के बारे में बताना शुरू करता है। पुलिस के पास उनमें से लगभग 15 बच्चों की फ़ोटो थी, जिसे देखकर वो सबके बारे में बताता गया। सबसे पहले उसने उस लड़की जिसका नाम रिम्पा हलदार था उसके बारे में बताया। उसने बताया कि रिम्पा वहीं D5 के बाहर खेल रही थी। उसे उसने टॉफ़ी के बहाने अंदर बुलाया
और उसे भी पीछे से गला दबा के मार दिया। उसके बाद इसे भी वो ऊपर ले गया और उसके बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से इसमें नाकाम रहा। उसके बाद वो पायल की तरह इसके भी टुकड़े किए और इसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर जितने भी पुलिस वाले थे वो कांप गए। किसी की भी उसके सामने अकेले बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सारे के सारे बुरी तरह डर चुके थे और उस कमरे को छोड़कर बाहर आ गए। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि उस लड़की के एक हाथ और अपर बॉडी के कुछ पार्ट्स को काटकर जिसमें वो खाना बनाता था उस कुकर में डाला। इसके बाद उसने उन पार्ट्स को पकाया और खा गया। अब ये सुनने के बाद सारे पुलिस वाले बाहर आ गए। कोहली उस कमरे में अकेला बैठा हुआ था। जो पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे वो अपने सीनियर्स के पास गए और सारी बात बताई कि ये कोई आम हत्यारा नहीं है बल्कि एक आदमखोर है। इससे हम और पूछताछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वो दोबारा अंदर गए। अब कोहली बाकी लड़कियों के बारे में भी बताने लगा। उसने बताया कि सारे बच्चों के साथ लगभग उसने ऐसा ही किया। सबको बहला फुसला के अंदर लाता और उन्हें मार के अपनी डिजायर्स पूरी करने की कोशिश करता और बाद में उन्हें पका के खा जाता। अब ये बात जब मीडिया में आई तो पूरा देश दहल गया। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि एक आम सा दिखने वाला इंसान ऐसा भी कर सकता है। बात इतनी बढ़ी कि इंटरनेशनल मीडिया तक में आ गई। अब ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। उसके बाद कोहली और पंढेर को गुजरात ले जाया जाता है, जहां उसका नार्को टेस्ट के साथ साथ और भी कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। इसके बाद एक टीम पंढेर के गांव और उसके वाइफ और बच्चों के पास जाती है ताकि पता कर सके कि इसका बर्ताव कैसा था। साथ ही एक टीम अल्मोड़ा जाती है ताकि वो सुरेंद्र कोहली के बारे में जान सके। सुरेंद्र कोहली की एक पत्नी और 2 बच्चे थे और बच्चे भी उसी उम्र के जिस उम्र के बच्चों के साथ उसने ये सब किया था। पुलिस ये जानना चाहती थी कि क्या इसे कोई बीमारी है, क्योंकि ऐसा क्राइम कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए थे उसमें एक बात सामने आती है कि सुरेंद्र कोहली के दिमाग में एक बात बैठ गई थी जिसके वजह से उसे लगता था कि वो नामर्द है और इसके वजह से वो बच्चों को लाके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और जिन बच्चों को वो लाता था उनकी उम्र 8 से 15 साल होती थी। उसमें जो सबसे बड़ी लड़की थी वो थी पायल, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। फॉरेंसिक टीम ने एक बात ये भी बताई कि सुरेंद्र को एक सपना आता था जिसमें एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत आती थी जो इस पे हंसती रहती थी, जिसके वजह से ये और चिढ़ा रहता था और इसका बहसीपन बच्चों पर निकलता था। अब इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन सब में पंढेर कहाँ जुड़ा है, क्योंकि अगर उसके कोठी में इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और उसे कुछ पता ना चले ये कैसे हो सकता है। एक बात और सामने आती है, हर जांच से पहले पुलिस एक केस डायरी बनाती है जिसमें वो सारे कन्फेशंस और जांच को उसमें नोट करती है। नोएडा पुलिस ने भी एक ऐसी ही डायरी बनाई थी जिसमें ये लिखा था कि सुरेंद्र कोहली ने बताया है कि पंढेर के कहने पर ही वो लड़कियों को लाता था। उसके बाद पहले पंढेर उसके साथ संबंध बनाता था, उसके बाद सुरेंद्र कोहली उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, फिर पंढेर के कहने पर ही उन बच्चों को मारकर फेंक देता था। लेकिन जब जांच सीबीआई के पास गई तो उन्होंने उस डायरी को ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके जांच में पंढेर पर ध्यान ही नहीं दिया गया। उनका पूरा फोकस कोहली पर ही था और अपने पहले जांच रिपोर्ट में उन्होंने सबसे पहले पुलिस की डायरी को ही गलत बताया कि ये सच नहीं है।
अब ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तो इसकी लंबी सुनवाई चालू हुई। इसी सुनवाई के दौरान कोहली ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें पंढेर फंसता हुआ नजर आया। कोहली ने बताया कि एक 12 साल की धोबी की लड़की थी जिसे कोहली ने गला दबाकर मारा था और उस दिन पंढेर भी उस कोठी में मौजूद था। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया कि एक घर में अगर किसी की हत्या हो रही है, उसके बॉडी को काटा जा रहा है, उसके बाद भी उस घर में ही मौजूद दूसरे आदमी को कैसे नहीं पता चलेगा। इस दौरान लगातार जब भी पंढेर कोर्ट जाता था उसे लोगों द्वारा लगातार मारा जाता था। इस केस में मुलायम सिंह की सरकार ने पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए, लेकिन उन परिवार वालों ने ये कहते हुए वापस कर दिया कि उन्हें पैसे नहीं इंसाफ चाहिए। लगातार फांसी की मांग होती रही। एक बार तो 2014 में सुरेंद्र कोहली को एक केस में फांसी की सजा हो गई थी। उस टाइम वो डासना जेल में बंद था, लेकिन डासना जेल में फांसी का सिस्टम नहीं था, इसलिए उसे डासना से मेरठ ले जाया गया और फांसी के करीब 3-3.5 घंटे पहले देश के कुछ सीनियर लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि सुरेंद्र को अपना साइड रखने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, इसलिए इसे कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए, जिसके बाद उसकी फांसी रोक दी जाती है। अब तक 2006 से 2022 तक सुरेंद्र को लगभग 14 बार डेथ पेनल्टी हो चुकी थी और पंढेर को 7 साल की सजा। और हाल ही में हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उन्हें बरी कर दिया कि पुलिस और सीबीआई ने जांच अच्छे से नहीं की, इसलिए इन्हें अभी सजा नहीं दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इस पूरे जांच को कचरा बना दिया। इस जांच को देख के लग रहा है कि एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर पेश किया जा रहा है। अब आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, ये छिपा है हाई कोर्ट के 308 पन्नों के फैसले में। लेकिन मैं इस फैसले के कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को आपके सामने बताता हूँ। सुरेंद्र कोहली ने जो क्राइम कबूल किया वो एक कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसका बाद में सीडी बनाया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसे देखने के बाद कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग दबाव में बनवाया गया हो या ये एडिटेड हो। इस पर सीबीआई ने कहा नहीं योर ऑनर, ये रियल है। इसके बाद कोर्ट ने कहा अगर ये सच है तो आपके पास इसका चिप तो होगा ही, उसे हमारे सामने लाइए। अब इसके बाद सीबीआई के तोते उड़ गए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उनके पास चिप ही नहीं था। अब आप सोचिए सीबीआई जैसी एजेंसी आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि इतने इम्पोर्टेंट केस का जो एकमात्र एविडेंस था उसका चिप ही गायब हो जाए। और तो और अब तक जितने भी लोअर कोर्ट थे उन्होंने चिप मांगना तक इम्पोर्टेंट नहीं समझा और बस फुटेज पे भरोसा करके फैसला सुना दिया। अब जब हाई कोर्ट के सामने सीबीआई चिप नहीं पेश कर पाई तो कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, आपने जब सुरेंद्र से मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की और पूरे बयान को रिकॉर्ड किया तो आपने ज़रूर सुरेंद्र से कोई सिग्नेचर कराए होंगे कि ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है। इस पर भी सीबीआई कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उनके पास सुरेंद्र का एक भी ऐसा कबूलनामा नहीं था जिस पे उसने साइन किए हों। अब कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि चलो ये भी हटाते हैं, आप ये बताओ कि शुरुआत में जब जांच शुरू हुई तो सुरेंद्र और पंढेर दोनों बराबर इन्वॉल्व थे। सुरेंद्र ने भी कई बार पंढेर के इन्वॉल्वमेंट की बात कही थी, बट ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जांच पंढेर से हटके पूरा कोहली पर आ गया और सारे केस को कोहली पर ही लाद दिया गया और पंढेर पर मात्र 6 केस ही रह गए। इस पर भी सीबीआई कुछ भी नहीं बता पाई। फिर कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप जब जांच करने D5 गए तो आपके साथ 2-2 फॉरेंसिक की टीमें थीं, लेकिन आपको ना वहां एक भी बॉडी का छोटा सा भी कोई पार्ट मिला और ना ही कोई खून के धब्बे, मात्र एक ब्लड स्पॉट बेसिन से मिला, उसका भी ना ही आपने DNA टेस्ट किया
और ना ही किसी के ब्लड सैंपल से मिलाया। सोफे से सीमन यानी वीर्य के कुछ धब्बे भी मिले थे, जिसकी जांच हुई तो वो ना ही सुरेंद्र से मिला और ना ही पंढेर से। तो आखिर ये किसका सीमन था? क्या कोई तीसरा भी वहाँ था? इस पहलू पर भी कोई जांच नहीं हुई। सुरेंद्र कोहली को 60 दिनों तक कस्टडी में रखा गया था और जब किसी मुजरिम को या किसी सस्पेक्ट को कस्टडी में रखा जाता है तो उनका टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप होता है। कोर्ट ने जब कहा कि आपने उसका हेल्थ चेकअप भी नहीं कराया और ना ही सुरेंद्र को कोई वकील दिया, इस पे सीबीआई ने बोला कि हमने प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराए थे। ये सुनने के बाद कोर्ट ने उनसे कहा कि अगर आपने टाइमली हेल्थ चेकअप कराया तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन कहाँ है या जांच रिपोर्ट कहाँ है? इस पर सीबीआई एक भी डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा सकी। इस पर नाराज होकर कोर्ट ने कहा कि आपकी ये कस्टडी ही इल्लीगल थी, क्योंकि ना आपने जांच कराया और ना ही वकील दिए। तो इस इल्लीगल कस्टडी में सुरेंद्र ने जो भी कबूल किया वो भी इल्लीगल ही माना जाएगा, जिसे सुन के सीबीआई का सिर झुक गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोर्ट ने पूछा वो ये था कि लगातार मीडिया द्वारा और लोगों द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कही जा रही थी और D5 के बगल में जो D6 है उसके ऑनर को पहले किडनी रैकेट में पकड़ा जा चुका था। इसके बाद भी ना आपने उससे कोई पूछताछ की और ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पर ध्यान दिया। कोर्ट ने लास्ट में कहा कि आपको इतने दिनों के जांच में एक भी गवाह नहीं मिला जिसने सुरेंद्र या पंढेर को किसी भी बच्चों के साथ देखा हो और न ही घर से किसी को कोई आवाज़ या लाश की बदबू आई और ना ही मांगने पर आप एक भी सबूत दे पाए। आप 16 कत्ल की बात कर रहे हैं। आपके जांच के हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि D5 में एक भी कत्ल नहीं हुए। और इन सब के बाद कोर्ट ने सुरेंद्र को 12 केसेस से और पंढेर को 6 केसेस से बरी कर दिया। अब सुरेंद्र पर बस 2 केस हैं जो कोर्ट में लंबित पड़े हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर पुलिस ने जांच सही नहीं की तो इसमें उन बच्चों और उनके परिवार की क्या गलती जो इंसाफ पाने के लिए बड़े उम्मीद से हमारे जुडिशियल सिस्टम की तरफ देख रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या जो कोहली बता रहा था वो सच था या झूठ, क्योंकि एक एंगल ये भी लगता है कि बॉडी के वही ऑर्गन्स गायब थे जिनकी कीमत मार्केट में बहुत अधिक थी। तो ऐसा भी हो सकता था कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता हो और उन्हीं पैसों से पंढेर अमीर बना हो, या कोई ऐसी पावर है जो इन सब में इन्वॉल्व है और खुद को बचाने के लिए सुरेंद्र को बलि का बकरा बना दिया। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। ऐसे ही केस हमें जुडिशियल सिस्टम पर उंगली उठाने पर मजबूर करते हैं। हालांकि ये केस अभी बंद नहीं हुआ है, अभी केस आगे भी चलेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी माना जाएगा। बट वो कहा जाता है ना, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। आपका इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे इस केस में कुछ बड़ा होता है तो हम आप तक ज़रूर लाएंगे। आज के लिए इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।